अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे ये हमारा सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम अपना टॉपिक नंबर बेटा 12.6 डिस्कस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है बेटा, अपने लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें। तो बेटा ये आपका टॉपिक नंबर बेटा 12.6 है बुक के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक सरफेस सफियर के फॉर्म में। एक सफियर है, आप कंसीडर करें, और इस सफियर का रेडियस बेटा जी आप सपोज कर लें कि आर है। ठीक है मेरे बेटा, हम कहते हैं इसके सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, इसके सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने वैसे ही पॉजिटिव रख लिया। तो बेटा जी क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं निकलेंगी और इस सरफेस में से गुजरेंगी। अब सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुजरने को हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कल के टॉपिक में हमने ये बात अंडरस्टैंड की। ठीक है मेरा बेटा, तो इतनी बात लिख लेते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी। तो सबसे पहले कंसीडर a sphere of radius r at whose center a positive charge is placed। ठीक है बेटा जी, आपके पास एक सफेयर है जिसका रेडियस r है, उसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ। ठीक है मेरे बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हमने कल पढ़ा था। क्या वो फॉर्मूला था बेटे जी? वो था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आपने याद रखना है इस फॉर्मूला की एक लिमिटेशन, ये फॉर्मूला हर जगह हम यूज नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन बेटा आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब ये जो एरिया है ना ये एक फ्लैट सरफेस हो। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल जब ये एरिया एक फ्लैट सरफेस हो। बेटा दिस फॉर्मूला is only applicable when surface is flat। surface is flat। अब हमें पता है, हमने सफियर अज्यूम किया है, तो सफियर तो फ्लैट सरफेस नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता है बेटा जी कि बहुत बड़े सफियर का जो छोटा सा हिस्सा होगा वो एक फ्लैट सरफेस होगी। वो क्या होगी बेटा जी? एक फ्लैट सरफेस होगी। तो आपने याद रखना है, आपने अब इस पर लगानी है फ्लैट सरफेस अप्रोक्सीमेशन। आपने क्या करना है बेटा? डिवाइड द surface into small patches। और कंडीशन क्या है? पैच इतना, टुकड़ा इतना छोटा होना चाहिए सच दैट each patch is equal to the is a flat surface। ठीक है मेरा बेटा, तो आपका जो एरिया है टोटल एरिया वो डिवाइड हो जाएगा छोटे टुकड़ों में, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A
3 और चलता चलता प्लस डेल्टा ए एन। आपने एन स्मॉल पैचेस में बेटा जी अपनी सरफेस को डिवाइड कर। अब आपने याद रखनी है हर, क्योंकि चार्ज सफियर के सेंटर पर पड़ा हुआ, तो बेटा हर पैच का, जैसे बेटा मैं यहां पैच बना लेता हूं, ये मैं पैच बना लेता हूं, तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर कुछ यूं बनेगा। आपने याद रखना है हर पैच में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना बेटा जी, वो यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगी। वो यूनिट वेक्टर के क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें बेटा, वो बात हम बाद में करते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू ईच पैच। ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ई ए या फिर ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है मेरे बेटा? अच्छा, तो बेटा अंडरस्टैंड फरमाइएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैच नंबर 1 की। पैच 1, जब पैच 1 की बात करेंगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा φ1 इज इक्वल टू ई ए डेल्टा A1 कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से सिमिलरली पैच नंबर 2, पैच नंबर 2 में क्या आ जाएगा बेटा? φ2 इज इक्वल टू ई ए, अच्छा E1 भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहां E2 डेल्टा A2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है मेरे बेटा? फिर पैच नंबर 3, पैच नंबर 3 में से फ्लक्स क्या होगा? वो होगा बेटे φ3 इज इक्वल टू बेटा E3 डेल्टा A3 और कॉस थीटा। इनमें बेशक 3 लगा लें, कॉस थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड सो ऑन। बेटा पैच नंबर n, पैच नंबर n में क्या होगा बेटे? आपके पास आ जाएगा φn इज इक्वल टू ई एन डेल्टा ए एन कॉज ऑफ थीटा एन। अब आपने यहां पर दो बातें अंडरस्टैंड करनी। सबसे पहली बात बेटा जी, ऑल एंगल्स बेटा जी आर सेम एंड आर सेम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के, बराबर होगा थीटा 3 के, जो कि चलता चलता बराबर होगा थीटा n। एंड मैंने क्या बताया? हर पैच का यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटर पर पड़ा हुआ है बेटा जी। तो आप लोगों ने याद रखना है, एंड इस सब को हम थीटा कह देते हैं, और थीटा इज इक्वल टू बेटा जी क्या है? एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से पता है cos 0 डिग्री क्या होता है बेटा? cos 0 डिग्री 1 होगा। ठीक है मेरा बेटा? अब दूसरी बात, नंबर 1 ये आपने पहली असम्पशन यूज किया। नंबर 2 बेटा, एज ईच पैच इज एट द सेम डिस्टेंस from the charge। क्यों वाला? क्योंकि देखें बेटा जी, हर पैच, हर टुकड़ा बेटा, क्योंकि चार्ज सेंटर पर पड़ा हुआ है, हर टुकड़े का बेटा उसकी सरफेस से बराबर फासला होगा। चार्ज का फासला क्या है? बराबर है। अब यहां पर आपने कौन चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो E1 है वो बराबर होगा E2 के और बराबर होगा E3 के, क्योंकि सारे बेटा पैचेस का फासला बेटा जी चार्ज से बराबर है। तो सब पैचेस को मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो चलता चलता ये बराबर होगा En के, जिसको हम कह लेते हैं E। ठीक है बेटा? अब ये दोनों चेंजेस, उससे पहले ये दो चेंजेस आप अपने अपने जहन में रखने हैं। अब एक छोटा सा स्टेप, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स, आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और चलता चलता अप टू φn।
सबकी वैल्यूज पुट कर दें। E1 डेल्टा A1 cos थीटा। अब देखें ना, यहां पर बेशक ये यूज कर लो, आप ऐसे करें, ये यूज कर, अब ये चल नेक्स्ट स्टेप में यूज कर, फाई 1 cos थीटा 1 प्लस E2 डेल्टा A2 cos थीटा 2 प्लस बेटा E3 डेल्टा A3 cos थीटा 3 प्लस सो ऑन अप टू En डेल्टा an cos ऑफ थीटा n। ठीक है बेटा, अब आपको दो बातें पता है। कौन सी दो बातें? आपको पता है तमाम थीटास बेटा जी बराबर हैं, तमाम थीटास बेटा जी बराबर हैं, और ये बराबर होने के साथ साथ एक और बात है, तमाम की वैल्यू 0 डिग्री है। तमाम की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। दूसरी बात जो आपको पता है कि तमाम पैचेस पर पहुंचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है। तमाम पैचेस पर पहुंचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा जी बराबर है, और सबको हमने E कॉमन नाम दे दिया था। अब ये रिप्लेसमेंट ऊपर वाली इक्वेशन में करें तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपके पास बन जाएगी फाई बेटा, फाई इज इक्वल टू बेटा E डेल्टा A1 cos 0 डिग्री प्लस E डेल्टा A2 cos 0 डिग्री प्लस E डेल्टा A3 cos 0 डिग्री एंड सो ऑन अप टू E डेल्टा an cos ऑफ 0 डिग्री। अब हर पॉइंट पर cos 0 डिग्री का आंसर तो 1 आ जाएगा ना बेटे, cos 0 डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, और E कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 तो मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा बेटा। तो आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू E कॉमन निकाल लें, अंदर बच जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और चलता चलता प्लस डेल्टा an। ठीक है मेरा बेटा, और आप लोगों ने ऑलरेडी ये देखें यहां पढ़ा हुआ कि बेटा ये सारे पैचेस असल में टोटल का सम टोटल एरिया के बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E A। दो बातें, नंबर 1 बेटा बेटा एरिया ऑफ सफियर है, एरिया ऑफ सफियर, और सफियर का एरिया क्या होता है? 4 पाई r का स्क्वायर, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि बराबर होगी 1/4 पाई बेटा जी एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज बेटा यहां यूज कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा? आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बेटा r स्क्वायर, और इनटू A की वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर। अब बेटा जी देखें, 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो जाएगा, और आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर रह गया बेटा Q, नीचे रह गया एप्सिलॉन नॉट। ले बेटा जी ये आपका फ्लक्स है किसी ऐसी सरफेस में से, बेटा जी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी ऐसी सरफेस में से जो इनक्लोज कर रही है अपने अंदर कोई चार्ज। अब बेटा जी हमने इसका कंक्लूजन लिखना है, इससे हमने नतीजा क्या अखज किया है? तो बेटा अंडरस्टैंड फरमाएं, इससे हमने नतीजा ये अखज किया है, कंक्लूजन ये है बेटा जी कि अगर बेटा जी कि कोई सरफेस पे चार्ज इनक्लोज करे तो बेटा जी उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड अपॉन, मैं दो फैक्टर्स बना देता हूं ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कि जो चार्ज आपने उसके बीच में रखा उसकी मैग्नीट्यूड। दूसरी एप्सिलॉन नॉट, ये क्या थी वाला बेटा? ये नेचर ऑफ द मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी
लेकिन बेटा कोई और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे नेचर ऑफ द मीडियम। अब बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा किसी ऐसी सरफेस में से जो अपने अंदर कोई चार्ज इनक्लोज कर रही है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स हैं, एक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, दूसरी है नेचर ऑफ द चार्ज। दूसरी बात बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करनी है, एक और बात आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है बेटा, देखिए बेटा हमने यहां पर सफियर लिया था, हमने यहां पर क्या लिया था बेटा? सफियर लिया। लेकिन अगर हम यहां पर बॉक्स ले लेते तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना था। देखें बेटा जी आपके फॉर्मूले में ज्योमेट्री से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और जियोमेट्री ऑफ द सरफेस। ना तो सरफेस की शेप पर डिपेंड कर रही है, ना सरफेस की बेटा जी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही है। ले बेटा जी अब आज बेटा जी बिल्कुल इसको खत्म करते हैं बात को। बेटा जी अगर ये मैं कोई भी शेप ले लेता हूं, ये मैंने एक शेप ले लिया मैंगो जैसी, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 और चलता चलता बहुत सारे चार्जेस हैं। मैं कहता हूं एक चार्ज है Qn, ठीक है बेटा। अब बेटे अगर मैंने इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मेरा फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है? मेरा फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि मेरा फ्लक्स बराबर होगा बेटा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ओवर बेटा जी नेचर ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और चलता चलता Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं टोटल लिख सकता हूं कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। अब यहां से एक और एमसीक्यू ले लें बेटा जी। एक सरफेस है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो बेटा सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि बेटा Q माइनस Q आपस में जीरो हो जाएंगे और बेटा जी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बेटा जी एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फ्लक्स थ्रू a surface enclosing two equal and opposite charges is zero, तो मेरे बेटों ने याद रखना है एमसीक्यू का ऑप्शन कि कोई ऐसी सरफेस जिसके अंदर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इनक्लोज्ड हो, उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? नहीं बेटा जी जीरो होता है। अब आपने ये डेफिनेशन बेटा जी याद रखनी है, क्योंकि इसके आगे आपके पास आ रहा है गाउसेस लॉ की यही डेफिनेशन है कि किसी भी सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज बंद हो उसके अंदर फिर गुजरने वाला फ्लक्स बेटा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर होता है। उस चीज को हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नहीं बेटा जी यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म हो जाता है बेटा जी, और आपसे इजाजत चाहेंगे बेटा जी। उम्मीद करते हैं आपको बेटा ये लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी पॉइंट अगर आपका फिर भी रह जाता है बेटा जी, कोई समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके साथ आप ईमेल में हमसे रब्ता कर सकते हैं बेटा जी। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा जी इस लेक्चर को बार बार सुने, इन लेक्चर्स को बेटा फॉलो करें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त ये लेक्चर्स इंशाल्लाह आपके बोर्ड के अच्छे रिजल्ट आने में बहुत आपकी हेल्प प्रोवाइड करेंगे आपको। तो बेटा जी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इन लेक्चर्स को अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों, कॉलीग्स के साथ बेटा जी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पांस आपका इन वीडियोस को हमें मिलेगा उतनी ही अच्छी हमारी मोटिवेशन बनेगी और उतनी ही अच्छा मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।